भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे विशाल व्यवस्थाओं में से एक है। आज देश में लगभग 24.69 करोड़ विद्यार्थी, 14 लाख से अधिक विद्यालय और लगभग 1300 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। ये विशाल संरचना भारत की जनसंख्या, विविधता और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय निर्माण का आधार भी है। फिर भी इस व्यापक प्रणाली के भीतर कई संरचनात्मक असमानताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, भारत में लगभग 65.3% कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं, जिससे शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता में क्षेत्रीय तथा आर्थिक अंतर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय अभी भी जीडीपी का लगभग 4% है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसे 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस प्रकार भारत की शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे परिवर्तन काल से गुजर रही है जहां उसे सुलभता, एक्सेस, समानता, इक्विटी और गुणवत्ता, क्वालिटी के बीच संतुलन स्थापित करना है। हाल के वर्षों में भारत की शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की दिशा और स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यही पहलें भविष्य के भारत के ज्ञान समाज की नींव तैयार कर रही हैं। सबसे पहले ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार की पहल को देखा जा सकता है। ये व्यवस्था भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार की डिजिटल शैक्षणिक पहचान, एकेडमिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान करती है। पहले छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र अलग अलग संस्थानों और राज्यों में बिखरे रहते थे, जिससे कॉलेज बदलने या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय कई प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयां आती थीं। अपार इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ये प्रणाली वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन भर के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जाती है। इस पहचान के माध्यम से उसके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे अंकपत्र, प्रमाण पत्र, क्रेडिट और कौशल एक ही स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र बिहार के किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है और बाद में दिल्ली या कर्नाटक के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके क्रेडिट और शैक्षणिक रिकॉर्ड आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। नवंबर 2025 तक 33.85 करोड़ से अधिक अपार आईडी बनाए जा चुके हैं और इन्हें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तथा डिजी लॉकर से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त सीबीएसई ने अपने सभी संबद्ध विद्यालयों में अपार को मुख्य पहचान प्रणाली के रूप में अपनाने का निर्देश दिया है, जिससे भविष्य में शिक्षा नीति निर्माण के लिए डेटा आधारित निर्णय लेना आसान होगा। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस की स्थापना है। लंबे समय तक भारत से बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते रहे, जिसके कारण देश से प्रतिभा और विदेशी मुद्रा दोनों का प्रवाह बाहर होता था। अब भारत सरकार ने इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति दी है। इससे भारत स्वयं एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के रूप में, ऑस्ट्रेलिया का डीकन यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर पहले ही स्थापित कर चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 19 विदेशी विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भारत में अपने कैंपस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने देश में ही प्राप्त हो सकेगी और वैश्विक अकादमिक सहयोग भी बढ़ेगा। शोध और नवाचार के क्षेत्र में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। भारत में लंबे समय तक शोध गतिविधियां मुख्यतः कुछ चुनिंदा संस्थानों जैसे IIT और IISc तक सीमित रही थीं। ANRF का उद्देश्य इस व्यवस्था को बदलकर अनुसंधान को अधिक व्यापक और समावेशी बनाना है। इस संस्था के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड स्थापित किया गया है, जो विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप कंपनियों और निजी उद्योगों को अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने फरवरी 2026 में ऐसी परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जो टेक्नोलॉजी रेडिनेस लेवल 4 या उससे अधिक स्तर की तकनीकों पर कार्य कर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि अब प्रयोगशाला में विकसित विचारों को सीधे उद्योग और बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निपुण भारत मिशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। भारत में लंबे समय से ये समस्या रही है कि कई बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने और गणना करने की बुनियादी क्षमता प्राप्त नहीं कर पाते, जिसे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। निपुण भारत इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2026-27 तक सभी बच्चे कक्षा 3 तक पहुंचने से पहले बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर लें। इसके लिए शिक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। पहले जहां शिक्षा का मुख्य आधार रटने की पद्धति थी, वहीं अब गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कई विद्यालयों में गणित और भाषा को खेल, कहानी और समूह गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। साथ ही पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत 12,000 से अधिक विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश भी भारतीय शिक्षा प्रणाली को तेजी से बदल रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई केवल तकनीकी संस्थानों का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसे स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में भी शामिल किया जा रहा है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जबकि व्यापक इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्तर पर सीखने के अवसर मिल सकें। उदाहरण के लिए, आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म ने एआई फॉर ऑल नाम से कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जो हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश के दूर दराज क्षेत्रों के छात्र भी आधुनिक तकनीकी कौशल प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन व्यावसायिक शिक्षा और अकादमिक शिक्षा के एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है। भारत में लंबे समय तक व्यावसायिक शिक्षा को कम महत्व दिया जाता रहा, जिसके कारण युवाओं में कौशल और रोजगार के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस विभाजन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 से कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने कौशल बोध नामक नई पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यावहारिक कौशल और उद्यमशीलता की भावना विकसित करना है। इससे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ वास्तविक जीवन में उपयोगी कौशल भी सीख सकेंगे। उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी एनडीयू की अवधारणा भी अत्यंत क्रांतिकारी मानी जा रही है। पारंपरिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश की क्षमता सीमित होती है, क्योंकि इसके लिए भौतिक भवन, कक्षाएं और संसाधन आवश्यक होते हैं। एनडीयू इस समस्या का समाधान डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं और छोटे-छोटे माइक्रो क्रेडेंशियल्स के रूप में अपनी डिग्री तैयार कर सकते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना है। शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास को भी अब महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा के दबाव के कारण छात्रों में तनाव, चिंता और अवसाद की समस्या बढ़ रही थी। इस स्थिति को देखते हुए फरवरी 2026 में सीबीएसई ने सभी संबद्ध विद्यालयों में सोशियो इमोशनल लर्निंग और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। इसके अंतर्गत विद्यालयों में परामर्शदाता यानी काउंसलर्स नियुक्त किए जा रहे हैं और विद्यार्थियों को भावनात्मक संतुलन, सहानुभूति और आत्म प्रबंधन जैसे कौशल सिखाए जा रहे हैं। शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का अधिकांश विकास 6 वर्ष की आयु से पहले होता है। इसीलिए सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को औपचारिक विद्यालय प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा संरचना 5+3+3+4 के अंतर्गत बाल वाटिका नामक प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। वर्तमान में लगभग 2.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय परिसरों में स्थित हैं और शेष केंद्रों को भी विद्यालयों से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इससे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में ही संगठित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। अंततः शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण आधार शिक्षक होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली में भी व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। ITEP नामक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को भविष्य के शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये पाठ्यक्रम विषय ज्ञान के साथ साथ आधुनिक शिक्षण तकनीकों और डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे नई शिक्षा नीति और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के अनुरूप अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इस प्रकार यदि समग्र रूप से देखा जाए तो भारत की शिक्षा प्रणाली एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। डिजिटल पहचान से लेकर वैश्विक विश्वविद्यालयों की स्थापना, शोध और नवाचार के प्रोत्साहन से लेकर प्रारंभिक शिक्षा के पुनर्गठन तक, प्रत्येक पहल का उद्देश्य एक ऐसे शिक्षा तंत्र का निर्माण करना है जो समावेशी, आधुनिक, कौशल आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो। आने वाले वर्षों में इन सुधारों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत किस प्रकार सुलभता, समानता और गुणवत्ता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपने विशाल युवा जनसंख्या को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे विशाल और जटिल व्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों विद्यार्थियों, लाखों विद्यालयों और हजारों विश्वविद्यालयों के माध्यम से ये व्यवस्था केवल ज्ञान प्रदान करने का कार्य ही नहीं करती, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा भी निर्धारित करती है। किसी भी देश का भविष्य उसके विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तैयार होता है। यदि शिक्षा प्रणाली मजबूत हो तो वो राष्ट्र को समृद्धि, नवाचार और सामाजिक न्याय की ओर ले जाती है, परंतु यदि उसमें संरचनात्मक कमजोरियां हों तो वही प्रणाली असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक सुधार हुए हैं, परंतु इसके बावजूद कई गंभीर चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। ये चुनौतियां केवल संस्थागत समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वे पूरे समाज की प्रगति को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन समस्याओं को गहराई से समझना और उनके समाधान के लिए प्रभावी उपाय विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है उच्च नामांकन के बावजूद वास्तविक सीखने की कमी, लर्निंग पॉवर्टी। भारत में आज लगभग सभी बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि शिक्षा का प्रसार व्यापक रूप से हो चुका है। परंतु वास्तविकता ये है कि विद्यालय में उपस्थित रहने मात्र से शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाती। अनेक विद्यार्थियों के पास बुनियादी पढ़ने और गणना करने की क्षमता भी नहीं होती। इसका मुख्य कारण है रटने की संस्कृति, रोट लर्निंग और स्वचालित प्रोन्नति प्रणाली, ऑटोमेटिक प्रमोशन। कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ा दिया जाता है, भले ही उन्होंने पिछली कक्षा की मूलभूत अवधारणाएं पूरी तरह न सीखी हों। परिणाम स्वरूप उच्च कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते उनकी सीखने की क्षमता कमजोर रह जाती है। उदाहरण के लिए ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% युवा 14 से 18 वर्ष अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ सुचारू रूप से नहीं पढ़ पाते। ये स्थिति दर्शाती है कि केवल विद्यालय में नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, वास्तविक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है कौशल असंगति और स्नातकों में बढ़ती बेरोजगारी, स्किल मिसमैच एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएट्स। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली हर वर्ष लाखों स्नातक तैयार करती है, परंतु इन स्नातकों के पास अक्सर वो व्यावहारिक कौशल नहीं होता जिसकी आधुनिक उद्योगों को आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम कई बार अत्यधिक सैद्धांतिक होते हैं और उनका वास्तविक उद्योग जगत से सीधा संबंध नहीं होता। परिणाम स्वरूप जब विद्यार्थी नौकरी की तलाश में जाते हैं तो उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने में कठिनाई होती है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में केवल लगभग 54.81% स्नातक ही उद्योग के मानकों के अनुसार रोजगार योग्य या एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। ये स्थिति एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। यदि इस युवा शक्ति को उचित कौशल नहीं मिला तो ये जनसांख्यिकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक बोझ में भी परिवर्तित हो सकता है। तीसरी गंभीर समस्या है परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर संकट, एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी क्राइसिस। भारत की शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कई राष्ट्रीय परीक्षाएं जैसे मेडिकल और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करती हैं, परंतु हाल के वर्षों में प्रश्न पत्र लीक, प्रशासनिक अनियमितताओं और तकनीकी कमजोरियों की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
उदाहरण के लिए 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं से जुड़ी विवादित घटनाओं में प्रश्न पत्र लीक और मूल्यांकन की गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्रों को प्रभावित होना पड़ा। जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो छात्रों का विश्वास प्रणाली से कम होने लगता है और सामाजिक असंतोष भी बढ़ता है। चौथी बड़ी चुनौती है शिक्षकों की कमी और शिक्षण गुणवत्ता की समस्या। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता मुख्य रूप से उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारत में विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। संसद की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के सरकारी विद्यालयों में लगभग 9.8 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इससे छात्र शिक्षक अनुपात प्यूपिल टीचर रेशियो असंतुलित हो जाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां एक ही शिक्षक को सभी कक्षाओं और विषयों को पढ़ाना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार 1 लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। ऐसी परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना अत्यंत कठिन हो जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण समस्या है डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड। आज शिक्षा में डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, परंतु वास्तविकता ये है कि देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता समान नहीं है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक तकनीक तक पर्याप्त पहुंच नहीं होती। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के केवल 57.2% विद्यालयों में ही कार्यशील कंप्यूटर उपलब्ध है, जबकि लगभग 53.9% विद्यालयों में ही इंटरनेट सुविधा है। इसका अर्थ ये है कि आधे से अधिक विद्यालय अभी भी डिजिटल शिक्षा से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इससे शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की शिक्षा प्रणाली वित्तीय संसाधनों की कमी से भी जूझ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, परंतु वर्तमान में ये व्यय लगभग 4.1% से 4.6% के बीच है। इसका परिणाम ये होता है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे, अनुसंधान सुविधाओं और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। शिक्षा में निवेश की कमी दीर्घकाल में देश के ज्ञान और नवाचार की क्षमता को भी प्रभावित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है अनुसंधान और नवाचार की धीमी प्रगति। भारत के कई विश्वविद्यालय मुख्यतः डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान बनकर रह गए हैं, जहां अनुसंधान और नवाचार को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता। अनुसंधान के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, सहयोगी वातावरण और उद्योगों के साथ साझेदारी का अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए भारत का ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट GERD केवल जीडीपी का लगभग 0.6-0.7% है, जबकि अमेरिका और चीन जैसे देशों में ये अनुपात कहीं अधिक है। इससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार विकसित करने में भारत को कठिनाई होती है। इसके साथ ही शिक्षा प्रणाली में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों का उच्च ड्रॉप आउट दर भी एक गंभीर चिंता का विषय है। कई छात्र आर्थिक कठिनाइयों, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता या परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। ये स्थिति दर्शाती है कि शिक्षा प्रणाली अभी भी सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक और दूरदर्शी सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। वर्तमान उच्च दबाव वाली परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सतत और बहुआयामी मूल्यांकन, कंटिन्यूअस असेसमेंट को अपनाया जाना चाहिए। यदि छात्रों का मूल्यांकन पूरे वर्ष विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों और छोटे-छोटे परीक्षणों के माध्यम से किया जाए तो रटने की प्रवृत्ति कम होगी और वास्तविक सीखने को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग स्थापित करना। यदि विश्वविद्यालय परिसरों में उद्योगों के साथ संयुक्त अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किए जाएं, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सकेगा। उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य किया जा सकता है। इससे छात्रों के कौशल सीधे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होंगे।
तीसरा उपाय है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार। इसके लिए ऐसे तकनीकी समाधान विकसित किए जा सकते हैं जो सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी के बावजूद काम कर सकें। उदाहरण के लिए स्थानीय सर्वर और ऑफलाइन डिजिटल सामग्री का उपयोग करके ग्रामीण विद्यालयों में भी आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे डिजिटल तकनीक का लाभ सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक बाल शिक्षा को भी वैज्ञानिक आधार पर मजबूत बनाना आवश्यक है। छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री विकसित की जानी चाहिए, जिससे उनके मस्तिष्क का समुचित विकास हो सके। यदि बच्चे प्रारंभिक अवस्था में ही भाषा, गणना और सामाजिक कौशल सीख लेते हैं, तो आगे की शिक्षा उनके लिए अधिक प्रभावी हो जाती है। शिक्षा में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार नवीन वित्तीय मॉडल भी विकसित कर सकती है। उदाहरण के लिए विशेष शिक्षा बॉन्ड या सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं का तेजी से विस्तार संभव होगा। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सहयोगात्मक शिक्षक प्रशिक्षण नेटवर्क विकसित किए जा सकते हैं, जहां शिक्षक आपस में अनुभव और शिक्षण विधियां साझा करें। इससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर शिक्षण पद्धतियां विकसित होंगी। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर की शिक्षा को क्षेत्रीय कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक जिले की आर्थिक विशेषताओं के आधार पर छात्रों को स्थानीय उद्योगों से संबंधित कौशल सिखाए जा सकते हैं, जैसे कृषि तकनीक, डिजिटल सेवाएं या हस्तशिल्प। इससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में सामाजिक और भावनात्मक सीखने, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को भी महत्व दिया जाना चाहिए। यदि छात्रों को भावनात्मक संतुलन, सहानुभूति और तनाव प्रबंधन जैसे कौशल सिखाए जाएं, तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। अंततः उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना भी आवश्यक है। जब विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णयों में स्वतंत्रता मिलेगी, तो वे तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेंगे। भारत की शिक्षा प्रणाली आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक और देश के पास विशाल युवा जनसंख्या और व्यापक शैक्षणिक संरचना है, तो दूसरी ओर गुणवत्ता, समानता और नवाचार से जुड़ी गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान दूरदर्शी नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से किया जाए, तो भारत अपनी युवा शक्ति को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाकर विश्व में एक ज्ञान महाशक्ति, नॉलेज सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे जागरूक, सृजनशील और संवेदनशील नागरिक तैयार करना है जो राष्ट्र और मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल से गुजर रही है। एक और इसमें विशाल संभावनाएं छिपी हैं, युवा जनसंख्या, नई शिक्षा नीति, डिजिटल तकनीक और वैश्विक अवसर। तो दूसरी ओर अनेक चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे सीखने की गुणवत्ता की कमी, कौशल असंगति, शिक्षकों की कमी, डिजिटल विभाजन और अनुसंधान में पिछड़ापन। यदि इन चुनौतियों का समाधान दूरदर्शी नीतियों, पर्याप्त निवेश और समाज के सामूहिक सहयोग से किया जाए, तो शिक्षा वास्तव में वो शक्ति बन सकती है जो भारत को ज्ञान, नवाचार और मानव विकास के मार्ग पर आगे ले जाए। अंततः शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे जागरूक, संवेदनशील और सक्षम नागरिकों का निर्माण करना है जो समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। आज के लिए इतना ही। यदि ये प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा और ज्ञान से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे भी आपके लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते रहें। अपने विचार और सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग और सहभागिता ही हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।